गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जर्नी टू दी एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम देख चुके थे बच्चों कि किस प्रकार से जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, वो एक रशियन रिसर्च वेसल में कहाँ जा रही हैं, एंटार्क्टिका जा रही हैं। उनके साथ कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जिसको कि हेड कौन कर रहे हैं, जियोफ ग्रीन नाम के एक कैनेडियन कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर वो बताती हैं बच्चों की किस प्रकार से एंटार्क्टिका का जो ये कॉन्टिनेंट है ये कैसा है। ठीक है, वहां पे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं जैसे कि कंपेयर टू द साइज ऑफ अ स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम, इतने बड़े बड़े वहां पे ग्लेशियर्स हैं। फिर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट हुआ है नेचर पे, वो सारा हमने देख लिया था, क्या क्या नुकसान पहुंचाया है इंसानों ने। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्यों ले जाया जा रहा है उस एक्सपेडिशन पे, बजाय इसके कि किसी और को ले जाया जाए। तो हमने देखा था कि जो जियोफ ग्रीन थे वो पहले किन्हें ले जाया करते थे, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को। लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज हुआ कि इनको ले जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज ये सिर्फ अपनी छुट्टियां या वेकेशन एंजॉय करने ही आते हैं और कुछ ज्यादा दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब यंग माइंड्स को, ठीक है, नए बच्चों को ले जाएंगे जो कि वहां जाके कुछ सीखेंगे भी। फिर हमने देखा था बच्चों कि ऑथर बताती हैं कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, अगर हम इस तरह की बातें करते हैं, सेव इन्वायरमेंट या फिर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस तरह की चीजें। और अगर आपको इनकी गहराई तक उतरना है, गहराई को समझना है इस समस्या को, तो आपको उस जगह पे मौजूद रहना पड़ेगा जहां आपको दिखेगा कि कैसे बड़े बड़े हिमखंड पिघल रहे हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स वापस टूट रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। तब जाके हमें हकीकत पता चलेगी, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ग्राउंड में जाके रियलिटी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. ठीक है बच्चों, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एंटार्क्टिका का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सरल, सिंपल है, और या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कैसा है, नाजुक है, ये भी समझा जा सकता है। ठीक है, इट इज अ सेंसिटिव प्लेस। ठीक है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है वहां पे, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं है। ठीक है, सिंपल यानी कि, हाँ मैं वही वर्ड याद कर रहा था, सेंसिटिव, हम कह सकते हैं सेंसिटिव प्लेस है, सरल सेंसिटिव, और वहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है। और देखो बच्चों, जहां ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतु नहीं होंगे, जहां ज्यादा स्पीशीज नहीं होंगी, तो उस जगह को स्टडी कर पाना, उसके बारे में अंदाजा लगा पाना थोड़ा सरल हो जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं उसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, फिलअप्स हैं, टिक मार्क्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, तो वो चैप्टर आपको टफ लगता है। और जो चैप्टर सिर्फ रीडिंग रीडिंग वाला है और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने, तो वो चैप्टर आपको ईजी लगता है, उसको आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ही कुछ समझिए कि जो एंटार्क्टिका है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, सिंपल है, और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वहां, इसलिए वहां पे हमें स्टडी कर पाना आसान होता है कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस, यहाँ लिखा हुआ है लिटिल चेंजेस, जो इन्वायरमेंट में छोटे छोटे बदलाव जो आ रहे हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, वो बदलाव कैसे इन्वायरमेंट पे एक बड़ा असर, रिपरकशंस यानी कि बहुत बड़ा असर डालते हैं, जिनको कि हम नजरअंदाज कई बार कर देते हैं। ठीक है बच्चों, टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. ठीक है, यहीं पे
हम छोटी छोटी चेंजेस और छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे एग्जांपल लिया गया है फाइटोप्लैंक्टन। इसको बच्चों इस टर्म को नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? ये एक छोटी सी घास होती है जो पाई जाती है अंटार्कटिका रीजन में ही, ठीक है। समुद्र में घास पाई जाती है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है नरिशमेंट करना पूरे जितना कि साउथ ओशियन, साउदर्न पार्ट का, साउदर्न अर्थ का जितना भी ओशियन वाला पार्ट है, उसमें जो है फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने बच्चों फूड चेन पढ़ी होगी ना, कि एक स्पीशीज दूसरे पे डिपेंड रहता है, एक स्पीशीज पे दूसरे पे, फिर दूसरे पे स्पीशीज पे, फिर ऐसे करके फूड चेन चलती है, ठीक है। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो उसका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, जो कि एक घास है, ठीक। दी सिंगल सेल प्लांट यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन। देखो बच्चों, ये कैसे हैं? ये सिंगल सेल प्लांट्स है, मल्टी सेलुलर नहीं है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है? सिंगल सेल, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सन की हीट को यूज करते हैं कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए, कार्बन को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है बच्चों। एक तरह से आप कह सकते हो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने में सोखते हैं, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उससे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से सन से आने वाली सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उसकी मदद से कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है और अपने खाने को बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन जो एक घास है, बहुत छोटी घास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या करती है? सन की हीट को ट्रैप करती है और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन को एब्जॉर्ब करके क्या बनाती है? फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस का यूज करके। और वो खाना किसके लिए यूजफुल होता है? जो भी जीव जंतु वहां पे आसपास में रह रहे हैं। देखो बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट रोल है फाइटोप्लैंक्टन का। एक तो एक खाना दे रही है जीव जंतुओं को, दूसरा ये खाना बनाने के लिए यूज क्या कर रही है? कार्बन को। वो कार्बन जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ये उसको एब्जॉर्ब करके कोई अच्छी चीज बना दे रही है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई बुरी चीज लेकर के उसको कुछ मैन्युफैक्चर करके कोई अच्छी चीज में कन्वर्ट कर देना, ठीक। तो ऐसा ही कुछ कौन करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? बच्चों आगे बढ़ते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. देखो, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया है। क्या दे दी है? वार्निंग दे दी है बच्चों, ठीक है, कि अगर जिस प्रकार से, जिस तेजी से जो हमारी ओजोन की जो परत है, ठीक है, ओजोन लेयर हमने पढ़ा है बच्चों, ठीक है, कि O2 होती है ऑक्सीजन गैस, और ये है ओजोन, O3 हमारी है ओजोन। ओजोन लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है हमें प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। यूवी रेज क्या होती है बच्चों? अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की से आने वाली हार्मफुल किरणें, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन लेयर। लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उस वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है? होल्स होते जा रहे हैं, छेद होते जा रहे हैं, जहां से कि यूवी रेज अंदर आ रही हैं। और जो यूवी रेज अंदर आ रही हैं वो किसकी एक्टिविटी को खराब कर रही हैं? जो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो काम है ना, वहां पे क्या कर रही हैं? बाधा डाल रही हैं, ठीक है, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। जिसके वजह से क्या होगा? लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर गतिविधि जो है, जो कार्य करते हैं फोटोसिंथेसिस से कार्बन को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं, अगर वो अफेक्ट होगा, तो वहां पे कौन कौन अफेक्ट होंगे? मरीन एनिमल्स। मरीन होता है बच्चों पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु, जानवर भी, एनिमल्स भी और बर्ड्स भी, जो कि किस पे निर्भर है? पानी में रहने वाले जीवों पे निर्भर है, वो भी अफेक्ट होंगे। मान लीजिए कोई चिड़िया है जो कि क्या करती है? किसी प्रकार की फिश को खाती है, और वो फिश फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती है। अगर मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही नहीं रहेंगे,
तो ना तो वो फिश रहेगी, और अगर फिश नहीं रहेगी तो बच्चों क्या होगा, वो बर्ड है जो कि सरवाइव कर रही थी उस फिश पे, वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझना है हमें। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो दुनिया की कार्बन साइकिल है जिसको कंट्रोल करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम हमने देखा था अभी कि जो ये है एब्जॉर्ब करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्ब करने की जो साइकिल है ये भी रुक जाएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। कह रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन से हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब तक फाइटोप्लैंक्टन है तो हमारा अस्तित्व भी बरकरार रहेगा। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। कहा जाता है, ये मेटाफर है, कह सकते हैं, एक तरह की कहावत है कि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। आपने भी सुना होगा बच्चों ये कहावत ना, कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, बड़ी चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा मेटाफर है, कह सकते हैं प्रोवर्ब है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वॉक ऑन द ओशियन। ठीक है, ये हमारा सब टॉपिक है, इसमें पढ़ते हैं आगे। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.5 degrees south. ठीक है, the Skolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा बताया जा रहा है कि जैसे जैसे एंटार्क्टिक का जो एक्सपीरियंस था तिशानी दोषी का, वो बढ़ता जा रहा था, उन्हें बहुत विभिन्न विभिन्न चीजें देखने को मिल रही थी। जो उनका रिसर्च वेसल था स्कोलेस्की, उसने वो आगे बढ़ता गया, उसने कहाँ पहुंचा, वो आइस की, बर्फ की मोटी परतों को चीरता हुआ आगे बढ़ा पेनिनसुला से, एंड कहां तक पहुंचा, टेडपोल आइलैंड तक, जिसने कि आगे जाके उनका रास्ता रोक दिया। ठीक है, सामने क्या आ गया, टेडपोल आइलैंड आ चुका है। मेरा बच्चों यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। हाँ, ये जो वर्ड हमने यहाँ पे देखा था, वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज का मतलब होता है बच्चों रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन मतलब किसी चीज को समझना या जानना। ठीक है, तो वो कह रही हैं तिशानी दोषी कि इस जर्नी में, ठीक है, मुझे ऐसी बहुत सी रियलाइजेशन होती है। तो किन रियलाइजेशन की बात करी, जैसे बच्चों एक फॉर एग्जांपल जस्ट एक रियलाइजेशन उनको यहाँ पे हुई है, जो उन्होंने कहा कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यहाँ पे स्मॉल थिंग्स में किसको काउंट किया गया है, फाइटोप्लैंक्टन्स को। अगर हम छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स का ध्यान दें तो सारी चीजें, इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत बड़ा कोई इशू, बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए कोई बहुत बड़े कदम नहीं उठाने, सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी चीजें अगर हम सुधार दें, जैसे प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, गाड़ियां कम से कम चलाएं, ठीक है, एयर कंडीशंस कम से कम यूज करें, ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा वॉक करें, साइकिलिंग करें, इस तरह से चीजें करें, कार्बन एमिशन कम कर दें अपना। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो कि एक छोटी सी घास होती है, उसको थोड़ा कंजर्व करें। तो अगर ये हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रियलाइजेशंस उनको इस जर्नी में हुए। फिर वो आगे जाके कहाँ पहुंच चुके हैं, एक टेडपोल आइलैंड के पास आ चुके हैं। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। ठीक है, कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अब देखो सामने आइलैंड आ चुका है, उसने उनका रास्ता रोक दिया है, तो अब हमें वापस मुड़ जाना चाहिए एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। लेकिन ऐसा करने से पहले, व्यू टर्न लेने से पहले, हमें बताया गया, हमें एक तरह से कह सकते हैं कैप्टन ने डिसाइड किया, इंस्ट्रक्शन हमें दी कि अभी सब क्या करेंगे कि एक गैंग प्लैंक की मदद से हम नीचे उतरेंगे। अभी तक वो शिप में, अपनी रिसर्च वेसल में, लेकिन अब वो पहली बार उतरने वाले हैं ओशियन में। अब आप यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ओशियन में कैसे उतर सकते हैं, हम तो डूब जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ जो ओशियन है उसके ऊपर बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो और वो भी इतनी मोटी परत है
कि आप एक इंसान या फिर कुछ काफी सारे इंसान उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई रास्ता होगा। ठीक है, तो डिसाइड करते हैं कि आपने देखा होगा बच्चों, गैंग प्लैंक क्या होता है। जैसे ये शिप है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शिप, ठीक, एंड दिस इज ओशियन। तो यहां से कुछ सीढ़ी टाइप की लगाई जाती है, जिसमें से कि लोग चढ़ के यहाँ से ओशन के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक की मदद से आप कहाँ पे आ जाते हैं, ओशन पे आ जाते हैं वॉक करने के लिए। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस, और सबके सब 52 लोग उतर जाते हैं। किटेड आउट इन गोर-टेक्स ग्लेयर्स, ये बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पहना होता। गोर-टेक्स पहने थे, ग्लेयर्स चश्मे लगाए हुए थे, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, ठीक है, क्योंकि उस एकदम सफेद थी, बर्फ पे चढ़ना था, दैट सीम टू बी स्प्रेड आउट फॉरएवर, तो इसीलिए हमें वो चश्मे वगैरह गॉगल्स वगैरह पहनने पड़ रहे थे। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, ठीक है, हमारे अंडरनीथ का होता था, हमारे पैरों के तले क्या था बच्चों, 1 मीटर थिक, 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हमारी ईशानी दोषी जी है, ठीक है, उनके ये मान लीजिए 1 मीटर है, 1 मीटर तक क्या है, बर्फ की चादर। उससे नीचे बच्चों ये सारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ 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 तक, इस यहाँ पूरा कितना 180 मीटर्स तक सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, नमकीन पाने का स्रोत है, कह सकते हैं ओशन है, क्योंकि जो ओशन वाटर होता है वो सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, नमकीन पानी होता है वहाँ, ठीक। In the periphery, crevator seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs, ठीक है। और अगल बगल में क्या हो रहा था वो देख पा रहे थे, क्रैब ईटर सील्स को, ठीक है, क्रैब खाने वाली जो सील्स होती हैं, आपने देखा होगा ये ग्लेशियर्स में पाई जाती हैं सील्स, ठीक है, वहां पे आराम से स्ट्रेच करके बैठी हुई हैं और सनिंग देमसेल्फ, मतलब अपने आप को धूप लगा रही है। जैसे कि हमारे आसपास स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना बच्चों, स्ट्रीट डॉग्स, जिस तरह से धूप सेक रहे होते हैं और स्ट्रेच कर रहे होते हैं खुद को, वहां पे ऐसा सील्स कर रही है, ठीक है। डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री, जैसे हमारे यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली में जो डॉग्स होते हैं, वो किसी पेड़ के नीचे आराम से अंगड़ाइयां ले रहे होते हैं और धूप सेक रहे होते हैं, उस तरीके से कुछ वहां पे जो सील्स हैं, क्रैब ईटर सील्स, वो भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, ये देखिए उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, और फिर से एक और रियलाइजेशन हुई, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, ये रियलाइजेशन हुई कि भाई सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारी दुनिया में जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, वहां पे क्या होता है, हम डॉग्स इस तरीके की हरकत कर रहे होते हैं, और वहां पे कोई एनिमल्स नहीं रहता, कोई ह्यूमंस नहीं है, वहां पे सील्स ऐसी हरकत कर रही है, तो कनेक्शन हो गया ना बच्चों। तो ये रियलाइजेशन ईशानी दोषी को एक बार फिर से हो जाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर, एनी डाउट है? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet। ठीक है, ये सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं जो उन्होंने पहले भी बताया था कि उन्होंने 9 time zones पार किए थे, 6 checkpoints क्रॉस किए थे, 3 वाटर बॉडीज को पार करके वो कहाँ पहुंची थी, वो एंटार्क्टिक पहुंची थी। बट वो स्टिल अभी भी इस बारे में सोच रही हैं कि द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कि हमारे इस प्लेनेट में जो हमारा ये ग्रह है पृथ्वी, इसमें किस तरीके से जो ब्यूटी है, सुंदरता का जो एक बैलेंस है, संतुलन है, वो बनाया गया है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे एकदम बर्फ आपको मिलेगी, कुछ जगह एकदम ऐसी हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन मिलेगी, कहीं आपको बच्चों ऐसा होगा कि सिर्फ हरे भरे पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको एकदम बर्फ से घिरे पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ पानी वाली जगह मिलेंगी, ओशियंस मिलेंगे, ठीक है, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह का प्रॉपर बैलेंस हमारे प्लेनेट में है, जो किसी और प्लेनेट में देखने को नहीं मिलता। How would it be if Antarctica were become the warm place that it once used to be? अब वो एक सवाल पूछती हैं कि अगर मान लो जैसा कि शुरुआत में था, फिर से एंटार्क्टिका एक गर्म जगह बन जाए, एक वार्म प्लेस बन जाए, तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, will we be around to see it, or we would we have gone the way of the dinosaurs?
मैमोथ्स एंड वुली राइनोस। ठीक है, सवाल में एक और सवाल जुड़ता है कि क्या हम ये देखने के लिए रहेंगे भी कि कब एंटार्क्टिका एक गर्म जगह में परिवर्तित होती है, क्या हम तब तक जीवित रहेंगे या फिर हम भी विलुप्त हो जाएंगे, किन की तरह, डायनासोर्स की तरह, मैमोथ्स की तरह, या फिर वुली राइनोस जो कि कभी इस दुनिया में सरवाइव किया करते थे वो आज नहीं है, क्या हम भी वैसे ही हो जाएंगे? Who's to say? और ये बात बताएगा कौन जब कोई बचेगा ही नहीं। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. ठीक है बच्चों, तो वो कहती हैं कि उन्होंने वहां पे कितना वीक टाइम स्पेंड किया, करीबन 2 हफ्ता। 2 हफ्ता उन्होंने एंटार्क्टिका में स्पेंड किया है, ये उनकी ड्यूरेशन रही है जिस बीच उन्होंने अपना रिसर्च वगैरह किया। और वो रिसर्च में उनके साथी कौन है बच्चों? बंच ऑफ टीनेजर्स। ठीक है बच्चों, ये बंच जो यूज करा हुआ है ये आपका आता है नाउन से, पार्ट ऑफ स्पीच है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउन का एक पार्ट है कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ टीनेजर्स कहा गया है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और टीनेजर्स कौन होते हैं बच्चों? जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप इस बात को जानते होंगे भली बात है। टीनेजर्स कौन होते हैं? जो 13 से लेकर 19 तक के जो किड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड टीनेजर्स। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, who still have the idealism। उन टीनेजर्स बच्चों के अंदर क्या है? अभी भी आइडियलिज्म बची है, कह सकते हैं इंसानियत बची है। ठीक है, उनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, जो कि अगर कोशिश करें तो वर्ल्ड को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर दे पुट देयर एफर्ट तो दे आर द वन हु वी कैन ट्रस्ट दैट दे विल सेव आवर अर्थ। ठीक है, उन पे भरोसा किया जा सकता है बच्चों, क्योंकि देखो अगर उनका इंटरेस्ट ना होता तो वो ऐसी जगह में ना आते। तो अगर वहां पे बच्चे आ रहे हैं, दे आर ऑल 52। ठीक है, तो 52 में से एक तो हो गए जियोफ ग्रीन, ठीक है, दूसरी हो गई तिशानी दोषी, तो बाकी जो बचे 50 वो क्या है बच्चों? टीनेजर स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि सबके सब अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में ही लगे हुए हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट आवर प्लेनेट। ठीक है, और वो चाहते हैं कि हम अपने प्लेनेट को किसी भी तरीके से सेव कर सकें। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है अगर सही डायरेक्शन में गए। जिस तरह से बच्चे सेव करना चाह रहे हैं अर्थ को, उसी तरीके से सब अगर सेव करते हैं तो हमारे अर्थ डेफिनेटली सेव हो सकती है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि दिस रोड इज वेरी बिग, हमें बड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एक दिन की अवेयरनेस से या एक दिन के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, हम इसके लिए बहुत लॉन्ग एफर्ट लगेगा और बहुत लंबे टाइम तक हमें सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम अपनी अर्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे एक बार। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, और टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।